Discuss our question number 22. Question number 22 of set 55. Sorry, question number 20 of set 55 for first 2025 physics paper. Okay, what we have? We have a neutron who collides with uranium 235, whose atomic number 92. और एक जैसे ही एक न्यूट्रॉन इस यूरेनियम से टकराता है तो ये यूरेनियम दो न्यूक्लियस में डिवाइड्स हो जाता है। जीनॉन जिसका एटॉमिक मास 140 और एटॉमिक नंबर 54 होता है, और एक होता है हमारा स्ट्रॉन्टियम जिसका एटॉमिक नंबर 38 और एटॉमिक मास 94 होता है। एज फ्यूजन प्रोडक्ट्स एंड टू न्यूट्रॉन्स आर रिजेक्टेड। जैसे ही ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, यूरेनियम दो एलिमेंट्स में टूटा, तो उसके साथ साथ दो न्यूट्रॉन्स भी बाहर निकले। कैलकुलेट द मास डिफेक्ट। देखो मास में कितना डिफेक्ट आएगा कि इनिशियली यूरेनियम का कितना मास है टोटल, डिवाइड होने के बाद ये तो हुआ रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में टोटल कितना मास का गैप आया उसको मास डिफेक्ट बोल रहे हैं। एंड द एनर्जी रिलीज्ड। आपको पता है कि जब मैंने आपको बताया था ये कि जब एक एलिमेंट दो एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन होता है तो उसके मास में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आता है, क्योंकि इस एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए अपने मास का कुछ हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है। E=mc² वाले से बताया था कि इसका कुछ मास का हिस्सा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये एक यूरेनियम दो अलग अलग एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन होगा तो ब्रेक डाउन के दौरान जो एलिमेंट्स फॉर्म होंगे उनसे निकलने वाली एनर्जी कितनी होगी हमसे वो पूछ रहा है। ठीक है, जिसमें कुछ चीज़ें आपको दे रखी है। मास ऑफ यूरेनियम दे रखा है, मास ऑफ जीनोन दे रखा है, मास ऑफ स्ट्रोंटियम दे रखा है, और 1 न्यूट्रॉन का मास भी दे रखा है एटॉमिक मास यूनिट में। और आपको क्या निकालना है? हाँ, अब आपको एनर्जी निकालनी है प्लस निकालना है कि कितना मास डिफेक्ट आया। ठीक है, तो इसके लिए ना पहले एक इक्वेशन लिख लेते हैं। जैसे कि अगर एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का तो कोई एटॉमिक नंबर नहीं होता, लेकिन न्यूट्रॉन के पास मास तो होता है। एक न्यूट्रॉन जब यूरेनियम जिसका एटॉमिक मास 235 यूरेनियम और इसका एटॉमिक नंबर होता है 92 से टकराया, तो ये दो एलिमेंट्स में या फिर दो न्यूक्लियस में स्प्लिट हो गया। एक तो ये हुआ जीनॉन में, जीनॉन का एटॉमिक मास 140 और 54 क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है, प्लस दूसरा ये टूटा है स्ट्रॉन्टियम में, तो स्ट्रॉन्टियम का सिंबल SR, इसका 94 मास और इसका एटॉमिक नंबर होता है 38, प्लस इसमें से दो न्यूट्रॉन्स भी बाहर निकले हैं। इसमें से दो न्यूट्रॉन्स भी बाहर निकले तो इसको दिखाएंगे। ये क्या है? हमारा रिएक्टेंट है। ये क्या है? हमारे रिएक्टेंट्स, यानी जो इक्वेशन में या फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट्स। और ये क्या बना है हमारा? इन रिएक्टेंट्स की वजह से बने हैं प्रोडक्ट्स। तो अब हम निकालेंगे मास डिफेक्ट। ठीक है, क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? मास डिफेक्ट के लिए डेल्टा M सिंबल होता है, कितना होगा? मास ऑफ, या फिर ऐसे बोलो मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस के मास ऑफ प्रोडक्ट्स। हमको क्या मिल जाएगा? टोटल मास डिफेक्ट, कि इसके मास में टोटल कितना चेंज आया वो पता चल जाएगा। तो पहले रिएक्टेंट्स का मास निकाल लेते हैं। मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट्स देखो कैसे निकालेंगे। मास ऑफ रिएक्टेंट्स में कैसे निकालेंगे? मास ऑफ रिएक्टेंट्स को यहाँ इक्वल टू करके दिखाएंगे। और हमको मास ऑफ रिएक्टेंट निकाला है। रिएक्टेंट है, एक है न्यूट्रॉन, दूसरा है यूरेनियम। तो न्यूट्रॉन का मास दे रखा है उसने, एक न्यूट्रॉन है तो एक न्यूट्रॉन का मास है 1 पॉइंट, ऐसे लिखेंगे, एक सेकेंड। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे दिखाएंगे कि मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन प्लस के मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस के मास ऑफ यूरेनियम। ठीक है, दोनों मासेस दे रखे हैं एटॉमिक मास यूनिट में। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दे रखा है? 1.00866 प्लस के यूरेनियम का मास कितना दे रखा? यूरेनियम का मास कहाँ है? ये रहा 235.04393। इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा हमारा? इन दोनों को ऐड करके आएगा 236.05259 एटॉमिक मास यूनिट। ऐसे आप प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करोगे। मास ऑफ प्रोडक्ट्स, मास ऑफ प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करें प्रोडक्ट का मास। तो मास ऑफ प्रोडक्ट में कौन क्या क्या बना है? जीनोन बना है। मास ऑफ जीनोन
प्लस के मास ऑफ स्ट्रोंथियम प्लस के 2 न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, ये हमको करना है। चलो इसको स्लाइड को ऊपर करते हैं। ये हो गई हमारी कहानी। ठीक, तो अब आपको मास ऑफ ज़ीनोन इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कितना गिवन है मास ऑफ ज़ीनोन? आपके पास अगर लिख रखा हो तो बहुत से, नहीं लिखा तो भाई गलत बात। तो मास ऑफ ज़ीनोन दे रखा है 139.92164 यूनिट्स प्लस के मास ऑफ स्ट्रोंथियम कितना दे रखा है 93.91536 एटॉमिक मास यूनिट। दो न्यूट्रॉन्स का मास 2 मल्टीप्लाई बाय 1.0086 एटॉमिक मास यूनिट। इस सब को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कितना आएगा आपके पास 235.85432 ये आएगा आपके पास। अब मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या काम करेंगे? मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए कि रिएक्टेंट्स का जो मास था, जो रिएक्टेंट्स का मास था और जो हमारा प्रोडक्ट्स बने हैं उनके मास में टोटल कितना डिफरेंस है, उसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट्स का मास कितना आया था टोटल रिएक्टेंट्स का मास आया था 236.05259 एटॉमिक मास यूनिट माइनस के प्रोडक्ट का मास कितना है 235.84432। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास टोटल मास डिफेक्ट आएगा 0.19827 एटॉमिक मास यूनिट। ये डेल्टा एम की वैल्यू, ये डेल्टा एम की वैल्यू, समझे नहीं? ठीक है, तो अभी आपको क्या निकालनी है? एनर्जी। तो आप क्या काम करोगे? आपको क्या काम करना है भाई? आपको एनर्जी नहीं बतानी है कि इस मास को, ये मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो टोटल कितनी एनर्जी लिबरेट होगी। तो आप क्या काम करेंगे? एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो। फॉर्मूला क्या था? E इक्वल्स टू डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटॉमिक मास। ठीक है, डेल्टा एम कितना है आपके पास 0.19827 मल्टीप्लाई बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटॉमिक मास यूनिट। ये वाला यू था तो ये यहाँ आ जाएगा। तो टोटल कितनी एनर्जी आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 184.60917 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन छूट गया था हमसे, तो 19th क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। वो बोल रहा है ए वोल्ट मीटर, हमारे पास एक वोल्ट मीटर है जिसके पास रेजिस्टेंस कितना है? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा 1000 ओम में, कैन मेजर अप टू 25 वोल्ट, कि वो 25 वोल्ट तक का ही वोल्टेज मेजर कर सकता है। हाउ विल यू कन्वर्ट इट सो दैट इट कैन रीड अप टू 250 वोल्ट? पता है क्या बोल रहा है? वो बोला हमारे पास एक वोल्ट मीटर है जो सिर्फ 25 वोल्ट की वोल्टेज कैलकुलेट कर सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये कितनी वोल्टेज मेज़र करे? 250 वोल्टेज, 250 वोल्टेज मेज़र करे। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, या फिर कुछ थ्योरीज या फिर ऐसी कुछ फंडामेंटल वेरिएबल्स होते हैं जिसको आपको समझना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, आपको गिवन क्या है? आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है वोल्ट मीटर का, जो कि कितना है 1000 ओम। अंडरस्टूड है? एक बात बताओ, जो इसकी प्रेजेंट कैपेसिटी वो कितनी है? 25 वोल्ट को मेज़र करने की है। हम क्या चाहते हैं कि हम इसकी मेजरिंग रेंज इंक्रीज़ करना चाहते हैं, इसकी कैपेसिटी को 250 वोल्ट करना चाहते हैं। तो अब क्या काम करेंगे? हम लेट करेंगे कि ये जो हमारा वोल्ट मीटर है ये मैक्सिमम कितनी वोल्टेज मेज़र कर सकता है। लेट मैक्सिमम वोल्टेज इट कैन मेज़र इज V वोल्ट, कि वो V वोल्ट मेज़र कर सकता है। सही। और आपकी जो न्यू रिक्वायर्ड रेंज क्या है? न्यू रिक्वायर्ड रेंज कि ये इतना कर सकता है, और रिक्वायर्ड रेंज कितनी है इसकी? रिक्वायर्ड रेंज को लेट कर लो V0। ठीक है, अब आप एक काम करेंगे, देखो अगर आपको किसी भी वोल्ट मीटर की रेंज या मेजरमेंट बढ़ानी है तो आप उस वोल्ट मीटर के साथ कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दो।
ये तरीका होता है वोल्ट मीटर की रेंज को इंक्रीज करने का तरीका होता है कि वोल्ट मीटर में कोई सीरीज के साथ किस में जोड़ना है, सीरीज में जोड़ना है, वो भी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ना है। ठीक है, तो एक काम करो कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं हम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो कितना है, लेट से वो है आर। रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर। अगर हमारा जो पोटेंशियल है, इफ पोटेंशियल वी है, अगर पोटेंशियल क्या है हमारा वी, ठीक, जो रेजिस्टेंस है इसका, इस वाले का रेजिस्टेंस यानी इस वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर वी। ठीक है, तो आप करंट बता सकते हो कि कितनी करंट फ्लो हो रही होगी पहले सेटअप के लिए। तो करंट कितनी फ्लो होगी, करंट या फिर जिसको बोलोगे आई इक्वल्स टू रेजिस्टेंस डिवाइडेड, सॉरी ओम्स लो भी लगाओगे ना, ओम्स लो के हिसाब से बैठेगा। ओम्स लो क्या बोलता है, वी इक्वल टू आई आर। आपको करंट चाहिए तो करंट कितनी मिलेगी, वी अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आर वी। यानी जब उसके साथ जो रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम जुड़ा हुआ है और उसकी इनिशियल रेंज 25 वोल्ट है, तब उसके अंदर से टोटल कितना करंट पास आ रहा है, सपोज वन वी अपॉन आर वी पास हो रहा है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे, समझ रहे हो। अब क्या होगा, आप सिर्फ क्या रेंज क्या इंक्रीज कर रहे हो, इसकी वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो, वी से वी नोड पहुँचाना चाह रहे हो। तो अब जो होगा इस वाले केस के अंदर, जब आप वोल्टेज बढ़ा दोगे इसकी अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी करंट पहले फ्लो हो रही थी उतनी करंट बाद में होगी, यानी हमारी करंट कांस्टेंट है। तो अब आपने जो नया रेजिस्टेंस जोड़ा है, ठीक है, एडिंग ए न्यू रेजिस्टेंस, ए न्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब आपने सीरीज में एक नया रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, तब इसके अंदर से फ्लो होने वाली करंट कितनी रहेगी, ये दूसरे वाले केस के लिए। दूसरे वाले केस के लिए आपने पोटेंशियल वी नोड मान रखा है कि भाई कि वी नोड पोटेंशियल आपको वही तो वी नोड पहुंचाना है कि नहीं, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो दोनों रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे। क्योंकि करंट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि करंट कांस्टेंट रहेगी, तो अगर करंट कांस्टेंट रहेगी, देखो करंट तो कांस्टेंट रहने वाली है, आप सिर्फ पोटेंशियल तो इंक्रीज कर रहे हो, तो इनिशियल करंट जो था वो कितना था, वी अपॉन आर वी, और अब का जो करंट है वो कितना है, वी नोड डिवाइडेड बाय आर वी प्लस आर। करंट कांस्टेंट रहेगा तो दोनों वैल्यूज सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो क्या करेंगे, सिंस करंट रिमेन्स कांस्टेंट, करंट रिमेन्स कांस्टेंट लिखेंगे, सो वी अपॉन आर वी इज इक्वल्स टू वी नोड अपॉन आर वी प्लस के आर। ये इस वोल्ट मीटर की इनिशियल रेंज है, ये इस वोल्ट मीटर की वो रेंज है जो आप चाहते हो। तो कैसा बनेगा फॉर्मूला, ये शुरुआत में कितना पोटेंशियल मेजर कर रहा था, 25 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना था पहले हमारे पास, 1000 वोल्ट, प्लस के, अब इज इक्वल्स टू के। अभी हमने क्या किया है, हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ा है, जिस रेजिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है। हम क्या रेंज चाहते हैं, इसकी न्यू रेंज चाहते हैं 250 वोल्ट, डिवाइडेड बाई इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था 1000 ओम। हमने एक अपने पास से रेजिस्टेंस आर ई जोड़ा हुआ है, कितना जोड़ा हुआ है रेजिस्टेंस आर ई, रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, वही पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो 25 टेंजा, ठीक है, और ये कितना जाएगा 1000 प्लस आर ई इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 10। ये आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से चाहिए, तो ये जब माइनस आएगा 1000 इंटू 10 माइनस के 1000, तो 1000 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा अंदर, 10 माइनस के 1 बचेगा। तो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1000 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 या 9000 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा एक्सटर्नल। यही हमको कैलकुलेट करना था। बोलो समझ में आया या नहीं। चलिए भाई डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या बोला है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 25 डिग्री सेल्सियस, कि जब एक रेजिस्टेंस किसी भी वायर का 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना प्रोड्यूस करता है रेजिस्टेंस, 10 ओम। when it is heated to 125 डिग्री सेल्सियस इट रेजिस्टेंस बिकम 10.5 ओम। अब हमको क्या बताना, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। पहले तो टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी अल्फा बताना है आपको। दूसरी बात, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 425 डिग्री सेल्सियस। पहले तो ये समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा था कि जब टेम्परेचर हमारा T1, जब हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, तब ये कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा था, R1 10 ओम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है। जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 10 ओम का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है। जब हमारा टेम्परेचर कितना पहुंच गया 125 डिग्री सेल्सियस, तो
तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, इस वायर का रेजिस्टेंस बन गया 10.5 ओम। ठीक है, सबसे पहले इसमें पूछा है कि बताओ टेम्परेचर कोफिशिएंट, बताओ कि टेम्परेचर का कोफिशिएंट क्या होगा। दूसरी बात पूछा है कि जब इसका टेम्परेचर कितना हो 425 डिग्री सेल्सियस हो तब इसका रेजिस्टेंस बताओ कि कितना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सीधा सा हिसाब है। एक रिलेशन लगाने वाले हैं, टेम्परेचर, रेजिस्टेंस और हमारा कोफिशिएंट में। ये क्या होता है हमारा रेजिस्टेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वायर होता है। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, अगर आपको नहीं पता तो आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो क्या बनता है हमारा R2 इक्वल्स टू R1, ठीक, ब्रैकेट में 1 प्लस के अल्फा द चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस के T1, ये रिलेशन होता है। अभी एक मज़ेदार बात है, आपको रेजिस्टेंस टू भी पता है, रेजिस्टेंस वंस भी पता है, सेकंड टेम्परेचर और फर्स्ट केस का टेम्परेचर भी पता है। तो यहाँ से कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R2 कितना है हमारा 10.5, ठीक है। R1 कितना है हमारा 10 ओम, 1 प्लस के। आप क्या पता करना चाहते हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वायर अल्फा। T2 कितना था हमारा 125 डिग्री सेल्सियस और T1 कितना था हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आएगा 10.5 इक्वल्स टू 10 इंटू 1 प्लस के अल्फा इंटू 100, ठीक है। इसको और रिजॉल्व करेंगे तो 10.5 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 1 प्लस के अल्फा 100, ठीक। ये 1 पे इधर चला जाएगा तो 10.5 माइनस के 10 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 100 इंटू अल्फा। 0.5 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 100 इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना तो ये 100 इधर जाएगा 100, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, ये डेसिमल हटा यहाँ से, यहाँ पर एक और 10 आ गया तो कितना बचेगा 5 गुना 10 की पावर माइनस के 4 1 बाय डिग्री सेल्सियस। ये अल्फा कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई, अल्फा कोफिशिएंट निकाल लिया आपने। अब सेकंड केस में रेजिस्टेंस ऑफ वायर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 425 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है। देखो कितनी आसानी से करते हैं इसको, आपका अल्फा आ गया नहीं आ गया, देखो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे R2 इक्वल्स टू R1 ब्रैकेट में 1 प्लस के अल्फा T2 माइनस के T1। ये आपको कुछ रिलेशन याद हो गया होगा। अब आपको रेजिस्टेंस निकालना है कि जब हमारे वायर का टेम्परेचर कितना हो 425 डिग्री सेल्सियस हो तब आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था R1 की वैल्यू क्या थी, R1 की वैल्यू थी 10 ओम, ठीक है। 1 प्लस के कोफिशिएंट कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 इंटू टेम्परेचर ऑफ द T2 कितना है, T2 जल्दी बताओ, T2 है 425 डिग्री सेल्सियस पर कैलकुलेट करना है, माइनस के कब, जब हमारा टेम्परेचर शुरुआती वायर का कितना था 425 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ें चल रही हैं अभी। तो 10 1 प्लस के 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4, ये बचेगा 400 को बोल सकते हो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस के 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 10 टू दी पावर पॉजिटिव के 2, ठीक है। क्या चल रही हैं वैल्यूज़ यहाँ पर, 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 5 इंटू 10 टू दी पावर, ये तो देखो एक बात और, 5 चौक 20, हम 2 गुना 10 लिख सकते हैं तो 10 की पावर 3, तो 5 गुना 10 की पावर माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इक्वल टू चलने दो 10 प्लस के 5 इक्वल्स टू, अरे 10 की मल्टीप्लाई 1 में करो, 10 की मल्टीप्लाई 5 में करो तो 10 से 10 खत्म, तो 15 ओम। कि जब हमारे सिस्टम का टेम्परेचर 425 डिग्री सेल्सियस होगा तो रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा वायर के अंदर, 15 ओम बन जाएगा। यही आपका आंसर है। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों कर लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।